तभी जब हमारा नया संसद भवन बना था तो उसमें भी वो लगाया गया है। साथ में इसी से ही जुड़ा हुआ हम जानेंगे मूर्ति कला, कि भारत में मूर्ति कला का निर्माण कैसे हुआ। सबसे पहली बात, स्तंभ कला और इनकी जरूरत क्या थी, क्यों इनको बनवाते थे। तो कारण ये था, जैसे अभी हमारी सरकार कोई भी मैसेज देने के लिए बड़ी बड़ी होल्डिंग बनवाती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, चाहे वो पेट्रोल पंप हो उसके आसपास हो या हाईवे पे हो। ऐसे ये लोग अपना मैसेज या अपनी बातें बताने के लिए, ये राजा लोग जो होते थे उस समय, इन स्तंभ कला का उपयोग करते थे। इस स्तंभ में बहुत सारी नैतिक बातें भी होती थी कि किसी जीव की हिंसा नहीं करनी चाहिए। साथ में कई बार राजा दंड विधान की भी बात करता था कि अगर कोई ऐसे चोरी करता हुआ पाया गया तो उसको ये सजा मिलेगी। तो लोगों में जागरूकता लाने के लिए भी ये स्तंभ कला यूज की जाती थी। सबसे ज्यादा जो फेमस हुई वो हुई मौर्य काल में। मौर्य काल जिसके निर्माण में चंद्रगुप्त मौर्य जो इसके प्रमुख शासक हुए, और इन्हें संस्थापक भी कहा जाता है, लेकिन उनका साथ दिया चाणक्य ने। चाणक्य जो एक प्रोफेसर थे तक्षशिला विश्वविद्यालय के। तक्षशिला जो भारत का एक तरीके से ऑक्सफोर्ड, पूरी दुनिया से लोग यहाँ पे पढ़ने आते थे। आज के पाकिस्तान वाले एरिया में ये मिलता था। तो तक्षशिला में चाणक्य पढ़ाते थे। और एक बार जब भारत पर अटैक हुआ अलेक्जेंडर का, जो यूरोप से आया था, पूरी दुनिया जीतना चाहता था, तो अलेक्जेंडर जब यहाँ आया तो मगध में एक राजा रूल करते थे नंद वंश के, जिन्हें हम कह सकते हैं घनानंद। चाणक्य ने इनको शिकायत की, देखो अलेक्जेंडर आ रहा है, आप लोग इन लोगों को बचाओ। लेकिन ये अपने जीवन में नृत्य चल रहा था उसी में व्यस्त थे। इन्होंने बोला क्या मेरा मूड खराब कर रहे हो। चाणक्य को गुस्सा आ गया। चाणक्य बोले आप राज्य के लायक ही नहीं हो, एक राजा का कर्तव्य अपनी प्रजा की सुरक्षा करना। बोले ठीक है, मैं इधर पूर्व में हूँ, वो पश्चिम में लड़ाई हो रही, मेरा क्या मतलब वो एक देश की बात नहीं कर रहे थे, लेकिन चाणक्य राष्ट्र की बात कर रहे थे। फिर उसके बाद चाणक्य ने चंद्रगुप्त को पकड़ा और बोला चलो मेरे साथ। बोले कहाँ? बोले राजा बनना है तुम्हें। बोले ऐसे कैसे? बोले मैं बन रहा हूं। फिर उसके बाद घनानंद को हराते हैं और मौर्य वंश की स्थापना होती है। और इस पिलर के लिए जो रॉ मेटेरियल चाहिए, कच्चा माल चाहिए, वो भारत में अवेलेबल था। एक तो उसको बनाने के लिए बलुआ पत्थर, जो थोड़ा सा गेरुआ रंग का या लाल रंग का होता है, जिससे हमारा लाल किला भी बना है, ये चाहिए। और फिर इनको जोड़ने के लिए कुछ चीजें चाहिए। तो भारत में जोड़ने के लिए चूना था, प्लस गारा, जब चूने को थोड़ा सा गीला कर दोगे, जो हम घर बनाते हैं उस टाइम उपयोग करते हैं। साथ में जिप्सम का भी उपयोग इनको जोड़ने के लिए किया जाता है। इस स्तंभ के दो पार्ट हुआ करते थे। पहला पार्ट जो था नीचे वाला, जिस पर एक खड़ा होता था, इस वाले पार्ट को गावदुम लाट, संस्कृत भाषा का शब्द,
लाट एक तरीके से कहते हैं, मतलब स्तंभ का एक खड़े होने वाला पार्ट। और फिर इसके ऊपर एक गोलाकार आकृति, इस गोलाकार आकृति के ऊपर किसी ना किसी चीज का चिन्ह, जैसे कई बार शेर बना होता था, कई बार हाथी, कई बार अन्य एनिमल का चित्र यहाँ पे दिख सकता है। ऐसे ये लोग बनाते थे। और एक स्तंभ जो काफी ज्यादा फेमस है, सारनाथ। सारनाथ उत्तर प्रदेश में पड़ता है, जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह भी है। भारत का अगर राष्ट्रीय चिन्ह देखेंगे तो उसमें 4 शेर, और कोई भी भारतीय उसके आगे राष्ट्रपति के देखेंगे, प्रधानमंत्री का देखेंगे, वो राष्ट्रीय चिन्ह आपको दिखेगा। वो राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ से लिया गया है और चिन्ह को बनवाया अशोक ने, अशोका द ग्रेट, एक महान शासक मौर्य काल के। इन्होंने स्तंभ कला को काफी ज्यादा मजबूत किया। और इसके ऊपर 4 शेर हैं, लेकिन शेरों की खास बात, ये लोग शांत है, घूर नहीं रहे हैं इसे। शेर होना ये हमारी शक्ति को दिखाता है, शांत होना ये दिखाता है कि भारतीय लोग अहिंसक हैं, हिंसा नहीं करते। मतलब हमारे पास ताकत है किसी को भी हराने की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी को परेशान करें। भारतीय परंपरा का हिस्सा नहीं रहा। तो इसलिए भारत ने कभी भी अपने इतिहास में किसी दूसरे देश के ऊपर या किसी दूसरे राज्य के ऊपर आक्रमण नहीं किया। ये हमारी परंपरा का है। और इसी अर्थ की वजह से हम लोगों ने इस सारनाथ स्तंभ को अपने राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया। साथ में बौद्ध धर्म जो फिलॉसफी है वो भी इसी की बात करती है। तो शक्ति के साथ शांति होना, ये भारत की संस्कृति का एक अभिन्न भाग, जो हमें इस सारनाथ स्तंभ से मिलता है। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, सारनाथ स्तंभ किसने बनवाया? तो अशोक ने बनवाया। सारनाथ स्तंभ में क्या चीजें हैं? ऊपर 4 शेर हैं, और ये शेर ताकत का प्रतीक है, और साथ में शांत हैं, तो मतलब अहिंसा का भी प्रतीक। शांति के साथ इन्होंने धैर्य रख रखा है, ये नहीं किसी निर्बल को पीटने के लिए चले गए, ऐसी कोशिश बिल्कुल नहीं की। और ये जो स्तंभ है ये बने, इनके अगर वजन की बात करें और लंबाई की बात करें तो लंबाई काफी ज्यादा होती थी। कई बार तो लंबाई 30 से 50 फीट के बीच। तो ये बड़ी आश्चर्य की बात थी कि इतना बड़ा स्तंभ ये लेके कैसे आए। कहीं पे बना होगा, पत्थर से स्तंभ बनता था, और फिर इसको लाद के दूसरी जगह लेके गए होंगे। मतलब इतना वजन ये लोग कैसे लेके गए? कोई तो इनके पास ऐसा यंत्र होगा। और उससे भी बड़ी बात, इन लोगों ने बनाया कैसे? और कई बार तो बोला जाता था कि इसका जो वजन है लगभग 50 टन के आसपास होगा। अभी भी हम लोग जब मेट्रो प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसमें बहुत सारे पिलर्स एक जगह बन जाते हैं, और फिर उनको लाना पड़ता है। तो उसके लिए हमें बहुत बड़ी चीजें लगती हैं, क्रेन लगती है। लेकिन इन लोगों के पास ऐसी तकनीक क्या थी? इससे पता चलता है कि हमारे जो पूर्वज लोग थे वो विज्ञान और तकनीक में काफी ज्यादा कुशल थे। तभी उन्होंने, और फिर इसी पत्थर को नक्काशी करके उसमें चिन्ह दिए जाते थे, अलग से नहीं आता था वो पत्थर, और उस चिन्ह में वो मूर्ति रखी रहती। ऐसे ये लोग स्तंभ कला का यूज करते थे। साथ में कई बार नीचे की तरफ कमल,
अलग अलग फ्लावर, साथ में कुछ जीव, उनको भी बना दिया जाता था। बैल बन गई, गाय बन गई, घोड़े बन गए, ये सारी चीजें इनके यहाँ मिलती थी। जैसे सारनाथ स्तंभ पे तो हमने देखा शेर मिलते हैं, ऐसे ही एक और स्तंभ जिसका नाम है संकिसा स्तंभ, इसके ऊपर वाले एरिया में हमें हाथी दिखाई देता है, हाथी की पेंटिंग ऊपर की हुई है। और अभी हमारी नई संसद भवन बनी, उसमें भी इस प्रतीक को बनाया गया है, लेकिन एक दिक्कत हो गई। जब इस प्रतीक को बनाया गया तो नई संसद भवन काफी विशाल है, इसलिए राष्ट्रीय चिन्ह को भी थोड़ा जूम कर दिया गया। और जब उसको जूम किया गया तो शेर का जो मुंह था, जो बंद था, वो खुल गया। तो विपक्षी पार्टियों ने आरोप लगाया कि भाई इन्होंने जो शेर बनाए वो तो धाड़ रहे हैं, जबकि हमारे वाले जो शेर थे वो धाड़ते नहीं थे। तो ये एक क्वेश्चन, विवाद का मुद्दा बना कि ऐसे कैसे दिखा दी, लेकिन असल में हुआ यह था कि उसको जूम कर दिया, इस वजह से ऐसा दिखा, थोड़ा बड़ा होने की वजह से। फिर आगे चल के और भी कुछ स्तंभ बने, जैसे एक व्यक्ति जो भारत की यात्रा करने आएगा, हेलियोडोरस, यूरोप का एक व्यक्ति, यूनानी, भारत में घूमने के लिए आएगा और ये अपने यहाँ के एक राजा, उससे कुछ लेना चाहता था, और वो वैष्णव धर्म को मानने वाले थे। ये हेलियोडोरस यात्री आया था, और ये जब आया उस समय एक सुंग शासक, सुंग शासक भागभद्र रूल कर रहे थे। तो हेलियोडोरस ने इस राजा के यहां आने से पहले एमपी के एक क्षेत्र, मध्य प्रदेश में एक क्षेत्र है विदिशा, वहां पर एक स्तंभ बनवाया। और ये जो स्तंभ था वो भागवत धर्म, या जिसे वैष्णव भी कहते हैं, उसको डेडिकेटेड था। इससे पता चलता है सुंग वंश के लोग वैष्णव धर्म को मानते थे। और इसने गरुड़ स्तंभ को बनवाया। गरुड़ एक प्रमुख पक्षी, भारतीय परंपरा का हिस्सा, और विष्णु जी का भी एक प्रमुख भाग। तो गरुड़ स्तंभ उसने बनवाया। तो ये दो फेमस स्तंभ भारत में दिखते हैं, एक सारनाथ, दूसरा हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ, जो बताता है कि उस टाइम कौन सा धर्म एक तरीके से उपयोग किया जाता है। तो ये हमने स्तंभ कला के बारे में देखा। और भी बहुत सारी जगह स्तंभ बने जो भारत की संस्कृति और कला के साथ साथ हमारी परंपराओं को भी दर्शाते हैं। आगे चलकर इस शिल्प कला में ही भारत में मूर्ति कला का विकास हुआ। मूर्ति एक ऐसी कला जिसके द्वारा आप कुछ मैसेज दे सकते हो लोगों को, वो भी इसी से जुड़ा हुआ था, शिल्प कला का एक हिस्सा। और भारत में मूर्ति कला से जुड़े हुए 3 फेमस क्षेत्र जहां पर मूर्ति कला काफी ज्यादा चली। एक जो है
वो है गांधार मूर्ति कला, जहां से शकुनी मामा थे महाभारत के। गांधार मूर्ति कला। दूसरी मथुरा, मथुरा भी अपनी मूर्ति कला के लिए काफी ज्यादा फेमस रहा है। और तीसरा दक्षिण भारत में अमरावती, जो राजधानी भी है आंध्र प्रदेश की। तेलंगाना के बाद 2014 में एक नया राज्य बना हमारे देश में, तेलंगाना, जो आंध्र प्रदेश से ही बना। आंध्र प्रदेश की राजधानी पहले हैदराबाद हुआ करती थी, लेकिन हैदराबाद चला गया तेलंगाना, तो आंध्र प्रदेश के लिए एक नई राजधानी अमरावती का निर्माण किया जा रहा है। गांधार मूर्तिकला, मथुरा मूर्तिकला और अमरावती, ये तीन फेमस एरिया हैं जहां पर भारत की मूर्तिकला का विकास हुआ। गांधार, ये वाला क्षेत्र अफगानिस्तान के आसपास पड़ता है। पहले यहां पर भारतीय जो राजा थे वो रूल किया करते थे। गांधार कला की खास बात, यहां पर मिश्रित संस्कृति पाई जाती है, क्योंकि इस क्षेत्र पर बहुत सारे अलग अलग शासकों ने कब्जा किया। कई बार रणजीत सिंह, जो सिखों के एक राजा थे, उन्होंने भी नियंत्रण किया। फिर शक लोग भी आए, कुषाण लोग भी आए, कनिष्क, उस समय भी इस क्षेत्र पर रूल किया। तो यहां पर ईरानी, यूनानी, यूरोप वाले, अलेक्जेंडर आता है, वो भी यहाँ पे रूल करता है। फिर इंडिया के कुछ शासक, शक, कुषाण, ये भी रूल करते हैं। इन अलग अलग लोगों के रूल करने की वजह से गांधार मूर्ति कला में मिश्रित रूप भी दिखता है। मतलब ये कलाकार भारतीय हैं, लेकिन इनकी कला में जो चीजें ली गई हैं वो विदेश से भी हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो भारतीय ना होकर विदेशों से कुछ चीजें सीखी गई, वो सारी चीजें भी आपको यहाँ पे दिखेंगी। जैसे ये लोग जिस तकनीक का उपयोग करके यहाँ पर मूर्ति बनाते हैं, वो तकनीक यूनान में, यूरोप में काफी ज्यादा फेमस है, जिसे कहते हैं हेलेनिस्टिक। कई बार आपसे पूछा जाएगा हेलेनिस्टिक तकनीक किससे जुड़ी हुई है, तो मूर्ति कला से, और मूर्ति कला में भी गांधार। और ये यूनान में काफी ज्यादा फेमस थी, और इन लोगों ने भी, जो कलाकार थे, इस तकनीक को सीखा। तो हम कह सकते हैं कि इस मूर्ति कला पर विदेशियों का प्रभाव है, पूरी ये स्वदेशी नहीं है। वो प्रभाव कहीं ना कहीं हमें दिखते हैं, लेकिन एक खास बात, ये जो भी मूर्ति बनाते हैं वो यथार्थवादी हैं। यथार्थवादी मतलब जैसा जीवन है वैसा दिखाते हैं। जीवन में अगर दुख है तो दुख को दिखाएंगे, जीवन में अगर खुशी है तो खुशी को दिखाएंगे, उससे मुंह नहीं मोड़ते। साथ में ये लोग मानव शरीर के अलग अलग अंग को बिल्कुल मूर्ति कला में दर्शा देते हैं, अलग अलग। और ये संरचना इतनी साफ सुथरे तरीके से जो दिखती है, उससे भी कहीं ना कहीं फर्क पड़ता है। इवन मांसपेशियों को, जो हमारे शरीर में है, उनको भी दिखाते हैं। इससे पता चलता है इनको वैज्ञानिक नॉलेज थी मानवीय शरीर की। साथ में बालों का अलंकरण भी बहुत अच्छे करते करते हैं। और इनके यहाँ बुद्ध जी की जो मूर्ति बनेंगी, उन्हें घुंघराले बालों के साथ दिखाया जाए। भारत में वैसे घुंघराले बाल मिलते नहीं है। घुंघराले बाल यूरोप के एक देवता, जिनका नाम है अपोलो,
उनसे लिए गए। तो यूरोप में एक देवता अपोलो, उसकी तरह ही बुद्ध की भी मूर्ति इन्होंने बनाई है। साथ में मूर्ति पर जो वस्त्र पहने हुए हैं, कई बार वस्त्र पहनते हैं तो उसमें कुछ सिलवट लग जाती है, उसको भी बिल्कुल बाखूबी हूबहू दिखाया गया है। फोल्ड हो जाता है थोड़ा सा कपड़ा। और साथ में मूर्तियों में सौंदर्य प्रदर्शन, एकदम अच्छी ध्येय, वो सारी चीजें भी आपको दिखेंगी। साथ में थोड़ा सा अलंकरण, उनको आभूषण, ये सारी चीजें पहना दी जाती हैं जिससे देखने में सुंदर और लगे, वो भी यहाँ पे दिखता है। और सबसे ज्यादा इसमें जो मूर्ति बनी वो बुद्ध जी की बनी। बुद्ध जी को कई बार बैठे हुए दिखाया है कि वो बैठे हुए हैं ध्यान की मुद्रा में। सब संत लोग भी बैठे हैं नीचे और बुद्ध जी भी ध्यान की मुद्रा में बैठे हैं, सब एक साथ जप कर रहे हैं। कई बार उन्हें लेटे हुए, बुद्ध की एक लेटे हुए मूर्ति, एक तरफ अपना नीचे कंधा और आराम से वो विश्राम कर रहे हैं, वो मूर्ति भी काफी ज्यादा फेमस है। फिर खड़ी हुई मूर्ति, वो भी इन्होंने बनाई और पत्थरों का यूज किया। इनके यहाँ जो पत्थर यूज किए जाते थे वो थे नीले पत्थर, इससे और अट्रैक्शन बढ़ता था। और नीले पत्थर का निर्माण परतदार जो चट्टान होती है उससे होता है। अब सारी चट्टान जिसमें लेयर 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 होती है, और इनको संरक्षण दिया गांधार कला को मुख्यतः शक और कुषाण वंश ने। इन्होंने गांधार कला को काफी ज्यादा फेमस किया। और गांधार कला के कुछ प्रमुख केंद्र भी बने जहां पर सबसे ज्यादा ये कला फेमस थी। एक तो तक्षशिला, जिसके प्रोफेसर चाणक्य भी थे, वो एक फेमस केंद्र है। दूसरा अफगानिस्तान का एक केंद्र बामियान, यहाँ पर बुद्ध की बहुत बड़ी बड़ी चट्टान को काटकर मूर्तियां हैं। और जब अफगानिस्तान में एक आतंकवादी समूह तालिबान का कब्जा यहाँ पे हुआ तो उसने इन मूर्तियों को उड़वा दिया, बम लगाकर तोड़ दिया, क्योंकि इस्लाम में किसी भी व्यक्ति का जो पिक्चर है वो अलाउ नहीं होता। अफगानिस्तान के बामियान में भी इसका काफी प्रचलन दिखा, गांधार कला का। और फिर एक और क्षेत्र जलालाबाद। कई बार आपको बस ये 3 क्षेत्र दे दिए जाएंगे, जलालाबाद, तक्षशिला, बामियान। प्राचीन भारत में काफी ज्यादा प्रसिद्ध क्षेत्र थे। किसके लिए? नृत्य कला के लिए, मंदिर कला के लिए, मूर्ति कला के लिए, या संगीत कला के लिए। ऐसे ही कई बार पूछा जाएगा। अगली बात, इन लोगों ने बहुत सारी चीजें ऐसी दिखाई जो भारत में नहीं है। जैसे बुद्ध के पैरों में जूते हैं, भारत में जूते पहने नहीं जाते, वो भी यूरोपीय प्रभाव की वजह से। तो बुद्ध को जूते पहने हुए दिखाया गया। वरना संत या तो उनके जो खड़ामू होते हैं लकड़ी के बने होते हैं उसको पहनते हैं, या फिर ऐसे ही चलते हैं। लेकिन हम कह सकते हैं बेशक इन्होंने बाहर से वो किया ग्रहण, लेकिन इनका जो दिल था वो पूरी तरह भारतीय था। दिल पूरा हिंदुस्तानी, लेकिन कला की जो सीख ली वो बाहर से ली। इसलिए हम कह सकते हैं विदेशी प्रभाव है, लेकिन मन के स्तर पे नहीं, भावना के स्तर पे नहीं, क्योंकि जो थीम है वो बुद्ध से जुड़ी हुई है, जो भारतीय संस्कृति का हिस्सा है।
हाँ, कुछ चीजें बाहर से ली गई हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन ज्यादातर थीम बुद्ध जी से ही जुड़ी हुई। गांधार मूर्ति कला के बाद जो हमें दिखता है एक और क्षेत्र, वो है मथुरा। मथुरा कला पूरी तरह की स्वदेशी, कोई भी चीज बाहर से नहीं। और मथुरा काफी फेमस तीर्थ स्थल भी। हिंदू परंपरा के अनुसार उनके एक भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा नगरी में हुआ। तो मथुरा के आसपास वाले क्षेत्र में लगभग द्वितीय सदी में यहाँ पर मूर्ति कला का विकास होने लगा। तो दूसरी सदी में ही मूर्ति कला का विकास मथुरा में हुआ। मथुरा मंदिरों के लिए काफी ज्यादा फेमस है, तो मंदिरों में मूर्तियां रखनी पड़ती थी। और ये स्वदेशी, मतलब अपने देश की कला यहाँ पे विकसित हुई। और इसके संरक्षक जो रहे वो रहे कुषाण वंश, जिन्होंने जम्मू कश्मीर उत्तर भारत के क्षेत्र पे काफी नियंत्रण रखा। और कुषाण वंश के एक फेमस राजा कनिष्क, उनके समय सारी चीजें काफी ज्यादा विकसित हुई। साथ में मथुरा कला में आदर्शवाद को काफी ज्यादा दिखाता है, मतलब जीवन ऐसा हो तो बहुत अच्छा है, नैतिकता की सीख देता है। और इस आदर्शवाद में बौद्ध, जैन, साथ में हिंदू, इन तीनों धर्म की मूर्ति आपको दिखेंगी। इसमें बुद्ध के सिर पर ना आपको बाल दिखेंगे, ना आपको दाढ़ी दिखेगी, एकदम क्लीन। वो भी इस परंपरा में दिखता है। और साथ में बुद्ध जी दाहिने हाथ से अभय मुद्रा में, मतलब आशीर्वाद देते हुए, आपने देखा होगा हमारे ज्यादातर भगवान अभय मुद्रा में होते हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। तो आशीर्वाद देते हुए मूर्तियां बनाई जाती। साथ में वस्त्र जो पहने हुए हैं उसकी जो झालरें या लेयर, वो भी दिखाते हैं क्लियर। ये कलाकारों की ताकत को दिखाता है, और दिखाते हैं कि हाँ भाई उन्होंने वस्त्र पहन रखे हैं। साथ में भगवान के पीछे एक आभा मंडल, एक चक्र, जो आप लोगों ने देखा होगा, एक चक्र जो चलता रहता है, शक्ति उनके पीछे चमक के लिए, वो भी इनके यहाँ काफी ज्यादा दिखता है। तो आभा मंडल भारतीय परंपरा का इसका हिस्सा, जिसे कई बार प्रभा मंडल ये भी कहते हैं, वो भी इन मूर्तियों में दिखेगा, पीछे एक चक्र घूमता हुआ। और ये काफी ज्यादा चमकदार होता है, चमकीला होता है। साथ में एक जैन संत जिनका नाम है पार्श्वनाथ, इनकी मूर्ति भी काफी ज्यादा फेमस है। और जैन संत को जाना जाता है तीर्थंकर, मतलब ऐसा संत जो हमें तीर्थ कराएगा इस जीवन से मुक्ति का। और मथुरा में एक टीला, जिसे कहते हैं कंकाली टीला,
जिसके नीचे बहुत सारी चीजें कंकाल आपको मिलेंगे, उसमें इनकी एक मूर्ति मिली है, कंकाली टीला। उसमें पार्श्वनाथ को सांपों के साथ दिखाया गया, मतलब उनके चारों तरफ सांप लेटे हुए। और सांप क्या है? जो हमारी इच्छाएं हैं, वो एक प्रतीक है कि जीवन में दुख के लिए कारण जो होता है वो हमारी इच्छा होती है। जब हम किसी चीज की इच्छा करते हैं और जब वो चीज नहीं मिलती तो हम दुखी भी जल्दी होते हैं। उसी चीज को ये दर्शाता है कि कैसे इच्छा पूरी ना होने पर वो सांप की तरह हमें डसने की कोशिश करती है। वो सारी चीजें इसमें दिखाई गई हैं। फिर आसपास के क्षेत्रों से अरावली की पहाड़ियां हैं, वहां से बलुआ पत्थर मिल जाता था, उसी से ये बनती थी। तो बलुआ पत्थर से ज्यादातर मूर्तियां होती थी लाल रंग की। तो ऐसे हमें मथुरा मूर्ति कला दिखाई देती। तो मथुरा मूर्ति कला काफी फेमस हुई द्वितीय सदी से ही, और एक धार्मिक स्थल के रूप में मथुरा को स्थापित करती है। स्वदेशी कला, ज्यादातर चीजें अपने देश की, कुषाण वंश के राजाओं ने संरक्षण दिया। साथ में सभी धर्म को सम्मान, बौद्ध हो, जैन हो, हिंदू, आदर्शवाद टाइप की थोड़ी सी ज्यादा, जिसके लिए भगवान के पीछे एक प्रभा मंडल, एक चमक। बुद्ध के सिर पर बाल, दाढ़ी कुछ नहीं मिलता। साथ में अभय मुद्रा में, आशीर्वाद देने की मुद्रा में तस्वीरों का निर्माण। एक जैन संत पार्श्वनाथ की मूर्ति भी हमें मिली, जो कंकाली टीला से मिली। उन्हें सांपों के साथ दिखाया जाता है। ज्यादातर मूर्तियां बलुआ पत्थर से बनाई जाती। तो ये हमने देखा कैसे मूर्ति कला का विकास इस समय हुआ। अगला जो है अमरावती, दक्षिण भारत में एक और केंद्र मूर्ति कला का। दक्षिण भारत में जो मूर्ति कला विकसित हुई वो हुई अमरावती में। अमरावती दक्षिण भारत का एक प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र, और यहीं पर दक्षिण भारत की मूर्ति कला काफी ज्यादा विकसित हुई। ये मूर्ति कला भी स्वदेशी है, कुछ भी चीज इसमें बाहर से नहीं ली गई है, अपने देश की सारी चीज। इसका जो विकास होता है वो गोदावरी नदी और कृष्णा के बीच, इस क्षेत्र में आपको ये दिखेगा। गोदावरी एवं कृष्णा के बीच आपको विकास दिखेगा अमरावती मूर्ति कला का। इसके जो संरक्षक हुए, एक तो सातवाहन, एक राज, इन्होंने संरक्षण दिया। साथ में एक और वंश इक्ष्वाकु या इक्ष्वाकु वंश, इन दोनों ने काफी ज्यादा समर्थन किया और यहाँ के जो कलाकार थे उनको बहुत सारी चीजें मुफ्त में दी। इसमें जो उपयोग किया जाता था वो था संगमरमर, जिससे ताजमहल बनाए। संगमरमर का उपयोग करके अमरावती जो मूर्तियां हैं वो बनती थी। साथ में अलंकरण पर काफी ज्यादा ध्यान, ज्वेलरी पहनाना हो, थोड़ी सी चमक बनानी हो, अलंकरण पर काफी ज्यादा फोकस था। वहीं अमरावती में एक स्तूप भी दिखता है जो बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। उस स्तूप में
उभरी हुई शैली, जैसे हम 3D कहते हैं, ऐसे लगता है बुद्ध जी चल के ही आने वाले। उभरी हुई शैली में मूर्तियां बनी हुई हैं जो बुद्ध जी की जीवन, कि उनका बचपन कैसे हुआ, जन्म हुआ, फिर शादी हुई, उसके बाद कैसे गृह त्याग करते हैं, साथ में उनके जीवन की जातक कथाएं। जातक कथा काफी ज्यादा फेमस है, बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई। और एक सीन दिखाया गया है कि बुद्ध जी हाथियों के एक झुंड को वश में करने की कोशिश कर रहे हैं, कि झुंड, हाथियों का ये झुंड जहां पर बस्तियां थी उधर आ रहा था, तो लोग घबरा रहे थे। उस समय बुद्ध जी आए, उन्होंने हाथियों के झुंड को नियंत्रित करने की कोशिश की। और इसके प्रमुख केंद्र की बात की जाए, कुछ क्षेत्र जहां पे सबसे ज्यादा फेमस हुआ, एक तो आंध्र प्रदेश का नागार्जुन कोंडा, कोंडा वाला क्षेत्र, वहां काफी ज्यादा फेमस हुआ। इसके अलावा घंटसाला, ये भी फेमस हुआ। उसके अलावा गोली, ये कुछ फेमस क्षेत्र थे। तो नागार्जुन कोंडा, घंटसाला और गोली, इस क्षेत्र में काफी ज्यादा फेमस हुआ अमरावती कला, काफी ज्यादा विकसित, ज्वेलरी आभूषण का काफी ज्यादा उपयोग अलंकरण के लिए इस कला में दिखता है। तो ये हमारी प्रमुख 3 कलाकृति, जो गांधार, मथुरा और अमरावती, कई बार मेंस में भी आपसे क्वेश्चन लिखवाया जा सकता है या एस्से में भी, मूर्ति कला के बारे में, तो उसमें आपको इन तीनों का जिक्र करना है। अगली जो एक क्षेत्रीय मूर्ति कला, बंगाल में पाल वंश का निर्माण हुआ, इसके राजा धर्मपाल, ये सब हुए, उसने भी मूर्ति कला का विकास किया। तो क्षेत्रीय मूर्ति कला, तो बड़े बड़े राजा उन्होंने तो किया ही। एक पाल मूर्ति कला, जहाँ के राजा महीपाल, उन्होंने इसको काफी ज्यादा प्रमोट किया। इस शैली में जो मूर्ति बनाई जाती है, ज्यादातर कांसा जो बनता है, तांबा, और साथ में थोड़ा सा आप उसमें अगर पीतल मिला दें तो कांसा बन जाता है। तो कांसा एवं पत्थर से यहाँ पे मूर्तियां बनती हैं पाल मूर्ति कला में। ज्यादातर मूर्तियों के कुछ सांचे बना रखे हैं, मतलब जैसे हम गमला बनाते हैं तो कुछ सांचे होते हैं, उसमें डालिए सीमेंट, गमला बन के तैयार। या मेट्रो का प्रोजेक्ट दिल्ली में चलता है, उसमें भी ऐसे ही करते हैं हम लोग। अब हर चीज को मिस्त्री से नहीं जुड़वाते, पहले से ही बन जाता है। कांसे और पत्थर की मूर्तियां बनवाई, ज्यादातर मूर्तियां सांचे में ढालकर बनती थी, उसी से निर्मित होती। इससे जुड़ी हुई जो मूर्तियां हैं वो ब्राह्मण धर्म, साथ में बौद्ध, इन धर्मों से जुड़ी हुई मूर्तियां हमें बनती हैं। और एक और खास बात, मूर्ति को आभूषण से पूरी तरह ढक दिया जाता था, ये इनकी खास बात, मतलब एक भी जगह खाली नहीं रहती थी। और जब ये पूरा आभूषण ढक दिया जाता है तो इसीलिए इसको बोलते थे एक तरीके से कृत्रिम कला है,
आर्टिफिशियल सही नहीं है। जैसे बहुत सारे लोग आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनते हैं, ऐसे ही इसको बोलते हैं कि इन्होंने नेचुरल चीजों को ना देखा कि थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने के लिए आभूषण को दिखाया, बहुत सारी चीजों को साथ में दिखाया। थोड़ा सा वस्त्र निर्माण की तकनीक, अलग अलग साड़ियां जो काफी ज्यादा फेमस होते हैं उसको देखेंगे। और उसके बाद मृद भांड निर्माण, भारत में कैसे जो बर्तन थे उनका विकास हुआ, उनसे क्या क्या चीजें लोग करते थे, वो कैसे चलता था उसको भी देखेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक थी। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ